हम सभी जीएसटी से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन हम सभी के सामने यह समस्या होती है कि वो जानकारी के स्रोत क्या हों? इस सेशन के माध्यम से हमारे द्वारा उन स्रोतों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया गया है, जैसे कि एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एवं रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। सबसे पहले हम एक्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के संविधान ने कानून बनाने की शक्ति संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं को दी है एवं उनके एजुकेशन की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। हमारे देश की संसद द्वारा इसी पावर का उपयोग करते हुए सन 2017 में सीजीएसटी, यूटीजीएसटी एवं आईजीएसटी एक्ट को पारित किया गया एवं एसजीएसटी एक्ट को राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित करके कानून का रूप दिया गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, सीजीएसटी एक्ट में 1 से लेकर 174 तक सेक्शन एवं आईजीएसटी एक्ट में 1 से लेकर 25 तक सेक्शन प्रावधानित किए गए हैं। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 20 द्वारा सीजीएसटी एक्ट के कई सेक्शन को बारो किया गया है, जैसे कि अपील, रिफंड एवं आईटीसी से संबंधित सेक्शंस। अब हम रूल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे देश की विधायिकाओं को बहुत कम समय के लिए आहूत किया जाता है, इसलिए उनके पास समय का अभाव होता है। संसद या विधानसभाएं कानून बनाते समय कानून की मुख्य मुख्य बातों एवं मेन फ्रेम का डिसाइड कर देती हैं और उसी कानून के अंतर्गत किसी सेक्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को यह एम्पावर किया जाता है कि वह अन्य छोटी बातों को रूल्स के माध्यम से प्रावधानित कर दें। चूंकि संसद द्वारा अपनी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट किया जाता है, इसीलिए इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। इस इन रूलों को ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किया जाता है। जिस दिन ये ऑफिशियल गजट में प्रकाशित हो जाते हैं, ये कानून का भाग बन जाते हैं। हमने सेक्शन में देखा होगा, कई जगह एज में बी प्रेस्क्राइब्ड या एज प्रेस्क्राइब्ड शब्द का उपयोग किया गया होता है। उसका मतलब होता है कि जो भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा वह रूल्स में प्रेस्क्राइब किया जाएगा। सीजीएसटी रूल में 1 से लेके 162 रूल्स हैं एवं आईजीएसटी रूल में 1 से लेकर 9 तक रूल हैं। आईजीएसटी रूल के रूल 2 द्वारा उन सेक्शंस जिनको सेक्शन 20 द्वारा बारो किया गया था, उनसे संबंधित रूल्स को बारो किया गया है। अब हम रेगुलेशंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संसद द्वारा सेक्शन 165 के माध्यम से सीबीआईसी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम को यह पावर दी गई है कि वह रेगुलेशन के माध्यम से जीएसटी एक्ट को विनियमित करे। ये भी ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किए जाते हैं। जिस दिन इनको प्रकाशित कर दिया जाता है, ये कानून का भाग बन जाते हैं। अभी तक सीबीएसई द्वारा एक भी रेगुलेशन जारी नहीं किए गए हैं। हमने एक्ट और रूल को पढ़ते समय देखा होगा, कई बार उसमें नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस या फिर एट नोटिफाइड शब्द रेट शब्द उपयोगित किया जाता है। इसका मतलब है कि रूल यह पावर दे रहा है सीबीएसई को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वह नोटिफिकेशन के द्वारा यह बताए कि किन व्यक्तियों पर यह सेक्शन लगेगा या किस रेट पे कर लगाया जाएगा। इसको नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। नोटिफिकेशन जारी करने का एक तरीका होता है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि सीटी का मतलब है सेंट्रल टैक्स, आईटी का मतलब है आईटी इंटीग्रेटेड टैक्स,
और सीटी रेट का मतलब है सेंट्रल टैक्स जो रेट से संबंधित हो। इनको टैरिफ नोटिफिकेशन भी कहते हैं। टैरिफ नोटिफिकेशन के अलावा जो दूसरे नोटिफिकेशन होते हैं उनको नॉन टैरिफ नोटिफिकेशन कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 2019 का मतलब यह नोटिफिकेशन 2019 में जारी हुआ। 10 का मतलब हुआ कि 2019 में यह 10वां नोटिफिकेशन है। एन का मतलब नोटिफिकेशन नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में वन टैक्स लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स पर इस टैक्स सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है। ऑफिसर्स ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो उनके द्वारा सेक्शंस या रूल का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। यह भी संभव है कि इंटरप्रिटेशन करते समय उनके द्वारा अलग-अलग इंटरप्रिटेशन किया जाए। अगर अलग-अलग इंटरप्रिटेशन होगा तो एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए सेक्शन 168 में सीबीएसई को पावर दी गई है कि वो सर्कुलर के माध्यम से इन सभी चीजों को रेगुलेट करे। जैसे हम देख सकते हैं कि सेक्शन 168 में जो सीबीएसई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू इंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी प्रोविजन, इसे यह ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन व डायरेक्शन के माध्यम से सर्कुलर जारी करती है। यह ऑफिसर्स पर बाइंडिंग होता है, लेकिन टैक्स पेयर पर बाइंडिंग नहीं होता है। हम जानते हैं कि जीएसटी एक्ट के अंदर 4 स्तर की अपील की व्यवस्था है, जैसे कि अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यह सर्कुलर्स इन अपील अथॉरिटी पर लागू नहीं होते, पर बाइंडिंग नहीं होते हैं। टैक्स पेयर पर बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन अगर इससे टैक्स पेयर को कोई लाभ है तो वह इसका दावा कर सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो सर्कुलर नंबर जारी होता है, जीएसटी मतलब जीएसटी का 2018 मतलब कि 2018 में ये जारी किया गया। 54 का मतलब 2018 में इसका नंबर 54 है, और 80 का मतलब है कि 2017 से जब से जीएसटी एक्ट लगा हुआ, यह सीमा सर्कुलर है। अब सबसे लास्ट में हम आते हैं रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। जब भी कोई नया एक्ट संसद द्वारा बनाया जाता है तो बहुत ही सोच विचार करके बनाया जाता है, लेकिन हर सिचुएशन को फोरसाइट करना बहुत ही मुश्किल होता है, या ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें उस कानून को लागू करने में समस्या आ रही हो। जैसे हिंदुस्तान में कोरोना काल आया था, हमने जीएसटी एक्ट के लगने समय देखा था कि हमारा कॉमन पोर्टल काम नहीं कर रहा था, इसलिए टैक्स पेयर द्वारा रिटर्न्स वगैरह भरने में बहुत समस्याएं आ रही थी। उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सेक्शन 172 में संसद द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वह एक ऑर्डर के माध्यम से इन डिफिकल्टीज को दूर कर सकती है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके माध्यम से कोई नया अमेंडमेंट या नया सेक्शन प्रावधानित नहीं कर सकती है। यह केवल एग्जिस्टिंग सेक्शंस या रूल्स में आई समस्याओं का ही निराकरण कर सकती है। जैसे ही रिमूवल ऑफ ऑर्डर बनाया जाएगा, अगले संसद के सत्र में इसको प्रस्तुत किया जाएगा और संसद की अनुमति ली जाएगी। यह पावर संसद को मात्र 3 साल के लिए दी गई थी। 3 फाइनेंस एक्ट 2020 के माध्यम से यह 2 साल और बढ़ाया गया। आज की डेट में जीएसटी लगे हुए 5 साल से ऊपर हो चुका है, इसलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 5 साल के लिए ही इसकी पावर थी। इस पूरे सेशन के बाद
मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। यहाँ समाप्त करने से पूर्व एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इन एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफ़िकेशन, सर्कुलर के अलावा भी हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए डिसीजंस का अवलोकन करना चाहिए, जिससे हमें एक्ट और रूल के इंटरप्रिटेशन में काफ़ी मदद मिलती है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।